हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वास हूँ। अभी इंडियन रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर काम कर रही हूँ। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा डाउट के बारे में पूछा है। उस डाउट को मिटाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। यहाँ पे हर एक जो पॉइंट मैंने बोलूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं जानते। जैसे अगर आप लोगों को सीबीटी वन में रिजर्व कम्युनिटी में आप सिलेक्शन हुआ, तो अगर सीबीटी टू में क्या आप यूआर वैकेंसी के अगेंस्ट में आपको सिलेक्शन होगा? क्योंकि मेन तो आपका सिलेक्शन सीबीटी टू के ऊपर ही होगा। दूसरा है कि जिसको क्या जो लोग कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, जिस रिजर्व कम्युनिटी है, क्या वो लोग सेंट्रल का कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए या स्टेट का? तीसरा है कि जो लोगों को सर्जरी है, वो रेलवे का जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल है, वो कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। चौथा है कि जो लोग आपका मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो एप्लीकेशन करने के बाद वहाँ पे क्या क्या चीज़ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हो। अब जो लोग आरआरबी सीबीटी ऑन में कितना टाइम वैकेंसी के अगेंस्ट में कितना टाइम उस लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसे बहुत तरह का क्वेश्चन मेरे को ईमेल करके मैसेज करके पूछा है। तो इसके रिगार्डिंग ये मैंने वीडियो बनाया। ये वीडियो अगर आप लोग देखेंगे आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या आप अपना एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले आप अपना एप्लीकेशन का हर एक चीज़ चेंज कर सकते हो। सिर्फ आपका ने जो आरआरबी चूज़ किया है, जो आरआरबी आपने चूज़ किया है, जो आरआरबी आपने चूज़ किया है, जो आपने ईमेल आईडी दिया है, जो मोबाइल नंबर दिया है, ये तीन चीज़ आपने चेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि ईमेल और आईडी और जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करके ही आपका अकाउंट क्रिएट हुआ, और उसके बाद ही आप उसके अगेंस्ट में आपका एप्लीकेशन क्रिएट हुआ। तो इसीलिए जो आपने ऑलरेडी आरआरबी चूज़ किया, जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने दिया, जो ईमेल आईडी दिया, जो मोबाइल नंबर दिया, इसको छोड़कर बाकी कोई भी चीज़ आप जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 13 अक्टूबर, उससे पहले आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन का, जो 250 रुपीज़ है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर जब सीबीटी ऑन होगा तो सीबीटी टू में कितना लोगों को बुलाया जाएगा? तो जितना वैकेंसी है सीबीटी आपका ग्रेजुएट लेवल पे जो 8000 प्लस है, उसका 15 टाइम्स आपका बुलाया जाएगा सीबीटी टू के लिए। और कितना लोगों को सर टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बोला जाएगा? टाइपिंग टेस्ट होता है कि आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क। तो जिस जोन में आप फॉर्म फिलअप डालेंगे, उस जोन में सीनियर क्लर्क और JEE का जितना वैकेंसी है, उसका 8 टाइम्स लोगों को टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। और जो लोग स्टेशन मास्टर के लिए सिलेक्ट होगा उस कोई भी जोन में, वहाँ पे जितना वैकेंसी रहेगा उसका 8 टाइम्स एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तीसरा आता है कि सर इसको जो सीबीटी ऑन है और सीबीटी टू है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, या फिर डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है। ऑन थर्ड मार्क डिस्कार्ड होगा। अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन का मार्क आपसे डेबिट होगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग जो क्वेश्चन श्योर हो उसको ही आप अटेंड करें तो सही रहेगा। लेकिन जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो डाउट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर जो वैकेंसी हम लोगों यहाँ पे शो कर रहे हैं, क्या वैकेंसी चेंज हो सकते हैं, बढ़ सकते, घट सकते? तो नोटिफिकेशन में इसमें क्लियरली बोला है जो वैकेंसी है ये वैकेंसी प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब होता है फाइनल नहीं है, कभी भी इसमें चेंज हो सकता है। इसका मतलब इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इवन वैकेंसी आप जिस आरआरबी में दिया है उसमें नील भी हो सकती है। तो आपका जो रेलवे बोर्ड है वो चाहे तो वैकेंसी कभी भी बढ़ा व घटा सकती है। इसलिए ये दिमाग में रखिए कि जितना वैकेंसी के अगेंस्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, उस वैकेंसी कभी भी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ज़्यादातर टाइम बढ़ जाता है, घटता बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट डाउट पर। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि जो पोस्ट में ट्रेनिंग है, जैसे आपका स्टेशन मास्टर हो गया, आपका गुड्स गार्ड हो गया, तो क्या उनको ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगा? तो इसमें नोटिफिकेशन ने क्लियरली बोला है कि ट्रेनिंग पीरियड में आप लोगों को स्टाइफेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टाइफेंड मिलेगा, पूरा सैलरी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो स्टाइफेंड कितना होता है? तो जिस पोस्ट के अगेंस्ट पे आप लोग सिलेक्शन होंगे, उस पोस्ट का जो बेसिक सैलरी है, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया तो
35,400 जो बेसिक पे है वो आप लोगों को मिलेगा एज ए स्टाइफेंड अप टू ट्रेनिंग पीरियड तक। उसके बाद आप लोगों को जब पोस्टिंग मिलेगा तब जाके आप लोगों को फुल सैलरी मिलेगा। दूसरा एक चीज़ रेलवे का जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है वहाँ पे बोला है कि आप जिस पोस्ट में जिस जोन में अप्लाई करेंगे उस पोस्ट में उस जोन में पूरा लाइफ आपको काम करना पड़ेगा। आप दूसरा जोन में ट्रांसफ़र नहीं अप्लाई कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली आप वो लोग ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफ़र आप लोगों का राइट नहीं है। ट्रांसफ़र आप लोगों का राइट नहीं है। और आप लोग कब ऑन रिक्वेस्ट अप्लाई कर सकते हो? 5 to 10 ईयर्स सर्विस होने के बाद। इससे पहले आप दूसरा जोन में जाने के लिए ऑन रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र डेफिनेटली डाल सकते हो, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो। क्यों 5 to 7 ईयर्स बोला है? क्योंकि अभी तक रेलवे में ऑन रिक्वेस्ट का जो रूल है वो 5 ईयर्स है कि 5 ईयर्स के बाद आप लोग डाल सकते हो। लेकिन जो लास्ट 2020 में रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है जहाँ पे जो रेल के साथ जुड़ा हुआ पोस्ट है उसमें ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का जो लिमिट है 5 ईयर उसको बढ़ा के 10 साल करने का एडवाइस किया है जनरल मैनेजर को, जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो एनटीपीसी के कुछ कुछ पोस्ट के लिए 10 साल हो सकती है जब आप लोग रेलवे में ज्वाइन करेंगे। रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी एडवाइस किया, इसीलिए 5 to 10 ईयर्स बोला है कि कुछ पोस्ट के लिए 5 ईयर्स, कुछ पोस्ट के लिए 10 ईयर्स भी हो सकती है। तो यही बोला है कि आप लोग ऑन रिक्वेस्ट इससे पहले नहीं डाल सकते और आप ट्रांसफ़र आपका राइट नहीं है। इसीलिए मैंने हर बार बोला है कि अपना खुद का जोन में आप लोग अप्लाई कीजिए या नहीं तो नज़दीक वाला जोन में कीजिए, नहीं तो आपको ट्रांसफ़र मिलना मुश्किल है। नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा है कि जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है क्या हम लोगों को सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए? तो ऐसा चीज़ जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे कहाँ पे भी लिखा नहीं है कि आपको सेंट्रल का एससी कम्युनिटी सर्टिफिकेट या एसटी या ओबीसी जो भी आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो चाहिए। सिर्फ बोला है कि आप लोगों को जैसे एससी एसटी कैंडिडेट है उनको अगर फ्री ट्रैवल का पास चाहिए तो आप लोगों को जो एससी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। और क्योंकि वो ट्रैवल के लिए है, जो आपको फ्री पास मिलेगा स्लीपर क्लास में उसके लिए। लेकिन जब आपको वेरिफिकेशन होगा, अभी नहीं, जब आप पूरा CBT2 क्लियर करके मेरिट में आ जाएंगे, जब CBT2 क्लियर करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, तब आपको जो नोटिफिकेशन का साथ जो एनेक्सर दिया है, जो SC ST के लिए एनेक्सर 1 और जो OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो एनेक्सर 2 है, उसको आपका जहाँ से आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहाँ से आपको फिलअप करके लेके आना पड़ेगा। यही बोला है, कहाँ पे भी नहीं बोला है कि सेंटर का चाहिए स्टेट का चाहिए। अभी आपको जो भी कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उसको ही अपलोड करना चाहिए मेरे हिसाब से, और कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं बोला है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको, अगर आप SC ST हो तो आपको एनेक्सर ऑन आपका, और अगर OBC हो तो आपको एनेक्सर 2 जहाँ से आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहाँ से फिलअप करके लेके आना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखेगा। चलिए नेक्स्ट डाउट पर। मैंने ऑलरेडी बताया जो SC ST कम्युनिटी पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो लोग जो एग्ज़ाम देने के लिए CBT ऑन CBT2 देने के लिए आप लोगों को फ्री ट्रैवल पास पाएगा, वो भी का स्लीपर क्लास। ऐसे नहीं आपको AC दे देगा, स्लीपर क्लास पास आपको दे देगा। और आपको ये जो फैसिलिटीज है, जो फ्री ट्रैवल पास का, ये तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे। आपको फ्री पास चाहिए, उसमें आप ये टिक करेंगे कि मेरे को चाहिए, तभी जाके आप लोगों को कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप इसको नो करेंगे तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट शायद अपलोड करने का ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको चाहिए, येस करेंगे तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और आपको कब ये मिलेगा फ्री पर? जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, जब आपको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा, जब आपको CBT ऑन CBT2 देने के लिए जाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। इस सब जगह आपको फ्री ट्रैवल का जो फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे बोला गया है, आपने अगर SC ST जो सर्टिफिकेट इसमें अगर मिसयूज़ करेंगे तो आपको एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। आप रेलवे में फ्यूचर जो एग्जामिनेशन होगा RRBR से, उसमें भी आप लोगों को अटेंड करने नहीं देगा। तो इसीलिए इसमें मिसयूज़ मत कीजिए। अगर जो भी आपके पास ओरिजिनल है
उसको ही लेके जाइए। और एक चीज़, जो आपका SC/ST सर्टिफिकेट है, जब आप रिजर्वेशन काउंटर में आप टिकट डालने में जाओगे तो डेफिनेटली ओरिजिनल SC/ST सर्टिफिकेट लेके जाइए, क्योंकि उनको ऑथोरिटी है आपका SC सर्टिफिकेट चेक करे। ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बोला गया है, क्योंकि ऐसे नहीं जेरोक्स लेके चले जाएंगे, ओरिजिनल वो चाहे तो ओरिजिनल आपका चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको टिकट इशू होगा। चलिए नेक्स्ट डाउट पर। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये भी पूछा है जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, क्या सर मैं जब यहाँ पे NTPC के लिए अप्लाई करूँ, क्या मैं जो जॉब करता हूँ उसके इन्फॉर्मेशन दूँ कि नहीं दूँ। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में हमने बोला गया है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आपको ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है या कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें मेरा सजेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग NOC मिलने का चांसेस है तो आप यस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आपका प्रीवियस ईयर का जो भी सर्विस का बेनिफिट है, जैसे आपने NPS में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो NPS में जितना पैसा जमा है, बाकी जो जो चीज़ें है वो पास्ट ईयर का सर्विस बहुत जगह काउंट होता है, तो वो सब फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को मेरा जो हायर अथॉरिटी है मेरे को NOC नहीं देगा, तो और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पुराना सर्विस है उसका बेनिफिट ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली आप नो कर सकते हैं, तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर आपने येस किया NOC नहीं मिला तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया है कि आपने जॉब करते हो और आपने अप्लाई किया, तो आपने जहाँ से जॉब लेते हो वहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्शन आपके अगेंस्ट में आएगा तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जैसे CBT ऑन है, इसमें आपको 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। कितना मार्क का? 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस बा या जीके बोलिए जो 40 मार्क का है, मैथ 30 है और GI 30 है। तो ये टोटल कॉम्बाइंड 100 मार्क का CBT 1 में क्वेश्चन आएगा, जो CBT 2 के लिए आप लोगों को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करती है। और टाइम रहेगा 90 मिनट या 1.5 आवर्स। लेकिन जो लोग PWD कैंडिडेट है, जो स्क्राइब के लिए अप्लाई किया, मतलब एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वो लोग और एलिजिबल होते हैं तो उनको और भी 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसका मतलब उनको 2 घंटे, इसका मतलब 120 मिनट उनको दिया जाएगा एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट डाउट पर। जो CBT 2 होगा उसमें 120 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 नंबर रहेगा GK, 35 मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 35, और इसमें भी टाइम रहेगा 90 मिनट। इसका मतलब होता है कि आप लोगों को जो CBT 1 में 100 क्वेश्चन के लिए भी 90 मिनट मिलेगा और CBT 2 में 120 मार्क क्वेश्चन के लिए भी 90 मिनट टाइम रहेगा। तो इसलिए CBT 1 में आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा। और आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट अपने स्कैन करके अपलोड करेंगे वो JPEG फॉर्मेट में देना चाहिए, और उसका जितना KB होना चाहिए, जैसे कैंडिडेट का फोटोग्राफ होगा तो 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा तो 10 से 40 KB होना चाहिए, SC/ST सर्टिफिकेट के लिए 50 to 100 KB होना चाहिए, जो सिर्फ ट्रैवलिंग पर्पस। तो ये भी चांस ध्यान में रखते हुए आप लोग अपलोड कीजिए, नहीं तो आप लोग अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट, अगर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप लोगों को सबमिट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर अगर मैंने पहले लेवल 5 का पोस्ट डाला है, इसके बाद लेवल 6, और लेवल 6 का काट ऑफ तो ज़्यादातर टाइम ज़्यादा जाएगा, और अगर लेवल 6 में मेरे को पोस्ट सिलेक्शन हो गया और लेवल 5 में भी हो गया, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 5 है, तो क्या मेरे को लेवल 6 मिलेगा या 5 मिलेगा? तो इसमें नोटिफिकेशन में जैसे लिखा है कि आपने जैसा डाला है प्रेफरेंस, उसके हिसाब से आपको जो मेरिट है आपका प्रेफरेंसेस का दिया जाएगा। तो अगर आपने लेवल 5 डाला लेकिन लेवल 6 में पहले, क्योंकि लेवल 6 वाले को पोस्टिंग देगा, और आपने लेवल 6 को बाद में डाला, लेवल 5 को पहले डाला, जैसे जो JEE या सीनियर क्लर्क को, तो मेरे हिसाब से जो मेरिट के हिसाब से आपका जो प्रेफरेंस दिया है वही उसी से हिसाब से मिलेगा, कि आपको लेवल 6 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। वहाँ पे आपको इस पोस्ट के लिए आप अनविलिंग है, ये एक फॉर्म होगा शायद, उसको फिलअप करने के बाद उस पोस्ट से आपको हटा दिया जाएगा, और आपको लेवल 5 का जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है उसका मेरिट में अगर उस पोस्ट में आ रहा हो तो आपको वो पोस्ट दिया जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया है उसी के हिसाब से ये मेरे को लगता है।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। आप लोग जैसे प्रेफ़रेंस से आपको मनपसंद ऐसे डालिए, रेलवे ऐसे ही आपको देगा, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। सेकंड आता है कि कौन सा लैंग्वेज में एग्ज़ाम दें। तो बहुत सारा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्रजी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, पंजाबी, बहुत सारे लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर लैंग्वेज आपने चूज़ नहीं किया तो डेफ़िनिटली इंग्लिश आ जाएगा। और एक चीज़, अगर किसी भी कारण से कोई लैंग्वेज के साथ अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन रहेगा, जो उसी को ही डिसाइड किया जाएगा कि जो इंग्लिश में लिखा गया है वही सही है, दूसरा लैंग्वेज में जो लिखा गया है वो सही नहीं है। तो इसीलिए जो लोग इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, तो इंग्लिश को चूज़ कीजिए, आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर आपसे लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे इसी कारण अगर मिस हो जाएगा, तो आप लोगों को मेरिट में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये आता है कि जो लोगों को लेसिक सर्जरी है, क्या वो लोग रेलवे का जो एनटीपीसी या ग्रेजुएट लेवल है, उसमें कौन सा पोस्ट में वो लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो जो A2 और A3 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है एनटीपीसी में, जैसे A2 में ग्रेजुएट लेवल में स्टेशन मास्टर है गुड्स गार्ड में, तो यहाँ पे आपका अगर कोई सर्जरी है, लेसिक सर्जरी, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी किसी का भी सर्जरी हो, तो ये पोस्ट को बाद में डालिए, लास्ट में डालिए। और जो लोगों को आंखों का भी प्रॉब्लम है, वो लोग भी ये दोनों पोस्ट को बाद में डालिए। लेकिन B2 और जो C1 और C2 है, जैसे आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, JAA हो गया, सीनियर क्लर्क, यहाँ पे लेसिक सर्जरी रहेगा, आप लोगों को कोई भी सर्जरी रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। थर्ड आता है कि सर जो स्टेशन मास्टर है, इसमें कैसे मेरिट बनेगा। स्टेशन मास्टर में आप लोग जो CBT2 में मार्क आएगा, उसका 70% वेटेज लिया जाएगा, और जो आप लोग एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, उसका 30% वेटेज लेकर दोनों को मार्च करके जो मेरिट होगा, उससे ही आप लोगों का मेरिट बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरे को मैं SC हूँ, ST हूँ, OBC हूँ, मेरे को CBT2 में रिजर्व कम्युनिटी के अगेंस्ट मेरे को सिलेक्शन हुआ, क्या CBT2 में मेरे को UR का वैकेंसी मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से जो नोटिफिकेशन में बताया गया वहाँ पे नहीं हो सकते। अगर आपने CBT1 में रिजर्व कम्युनिटी से ही आपने सिलेक्शन लिया, तो CBT2 में भी आपको रिजर्व कम्युनिटी के अगेंस्ट से ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा, आपको UR के अगेंस्ट में नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा, क्या सर इस बार भी मार्क का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो डेफिनेटली होगा, ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बोला गया है कि इस बार भी आप लोगों को नॉर्म जो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में सिलेक्शन होता है, तो इस बार भी आप लोग जो कोई एग्जाम देंगे उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और एक चीज़, आप लोग जब एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा नंबर। तो जो नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि आप अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपने मिस कर दिया, तो फर्दर आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग RRB ऑफिस को एडवाइस नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर जब आप एप्लीकेशन डालेंगे, जो जनरेट होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आपके पास ही रखिए, क्योंकि बाद में जब अगर सिलेक्शन भी होगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रहेगा तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते हो। दूसरा था कि मैंने जैसे बोला है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसका 30% वेटेज मेरिट के लिए लिया जाएगा स्टेशन मास्टर। और जो CBT1 CBT2 है, वहाँ पे तो बहुत सारा लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वहाँ पे आप लोग सिर्फ हिंदी और इंग्लिश को ही चूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा और कुछ चूज नहीं कर सकते हो। बहुत सारा कैंडिडेट ने मेरे से पूछा, सर मेरा जो नेम है पहले जो सर्टिफिकेट में था वो अभी चेंज हो गया, तो कौन सा नाम मैंने डालूं। तो मैं बोलूँगा जो नाम आपका चेंज हुआ है उसका अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट, इसका मतलब कोर्ट से जो एफिडेविट होता है, नोटिफिकेशन गेजेट में जब आपका नाम चेंज का जो नोटिफिकेशन है, जो चीज़ है वो पब्लिश होता है, वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, तो आपका जो नाम चेंज हुआ है वो नाम डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेगा, नाम चेंज का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगा, तो मतलब डेट ऑफ बर्थ को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए।
तो ये था सब क्वेश्चन जो मेरे को बहुत सारों कैंडिडेट ने मेरे को एसएमएस के थ्रू पूछा था। उनका डाउट था कि कौन सा प्रेफरेंस डालूँ, सर्जरी है, कौन सा कम्युनिटी सर्टिफिकेट सेटल का चाहिए, स्टेट का चाहिए, कितना लोगों को सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। ये बहुत सारा जो क्वेश्चन मेरे को था, जो लोग मेरे क्वेश्चन करके पूछा था, वो सब क्वेश्चन का आंसर मैंने इसी एक वीडियो में देने का ट्राई किया। और कुछ भी आपको इसके रिगार्डिंग जानना जरूरी लगता है तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। और जितना भी आंसर मैंने दिया है ये सब आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने पढ़ के उसके बाद ही आप लोगों को बताया है। तो मैंने फेक से नहीं बताया, आपका जो नोटिफिकेशन में वही बताया। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए। तो ये था टोटल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।